हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमने एचटेट पीजीटी बायोलॉजी का पार्ट 1 कर लिया था। हम एचटेट 2024 का पेपर सोल्व करा रहे हैं और पीवाईक्यू के साथ हम अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर कुछ छूट भी गया तो वो हम अलग से कवर कर लेंगे, पर पहले हम पीवाईक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना एचटेट के, वो लेके चलेंगे। आपको पता ही है कि एचटेट 2025 में नवंबर दिसंबर में होने ही वाला है, ठीक है। तो उसकी तैयारी हम अभी से शुरू कर देते हैं, तभी अपना सिलेबस हो पाएगा। तो मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। अगर आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसको ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। वो आधे घंटे से ऊपर की वीडियो है, 10 क्वेश्चन ही हो पाए उसमें हम, क्योंकि मैं पूरी एक्सप्लेनेशन करती हुई चल रही हूँ। हर एक जो ऑप्शन है उसको एनालाइज करते हुए चल रही हूँ। आप नहीं देखी तो वो वीडियो देख लेना, अभी इसी प्लेलिस्ट में है, स्टेट नाम की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अपने अब वीडियो पे आते हैं। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो 90 से 100 तक हो चुके थे 10 क्वेश्चन, तो ये 101 क्वेश्चन है। What will be the total magnification if the eyepiece lens is 10x and objective lens is 40x in a compound microscope। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो टोटल मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो जो टोटल मैग्निफिकेशन होते हैं ना, total magnification is obtained by multiplying the magnification of objective lens with that of eyepiece। जो objective lens की दे रखी है मैग्निफिकेशन और सॉरी आई पीस की मैग्निफिकेशन दे रखी, दोनों का प्रोडक्ट ही इसका आंसर होगा। तो आई पीस की है 10x मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस की है 40x, तो इसका आंसर क्या होगा 400x। 40 और 10 को हम जब गुना करेंगे तो 400 आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा था, बिल्कुल देखते ही बन जाना था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो ये डिजीज़ वगैरह दे रखे हैं, तो अगर ये सही दे रखा है इनका तो हमें सिर्फ सही ही करेक्ट वाले जो हैं वो चूज़ करने हैं। पहले है मीनामाटा डिजीज़, ये मर्क्यूरी की वजह से होता है, बिल्कुल सही बात है, पहला तो ठीक हो गया। फिर है बायसिनोसिस डिजीज़, ये कॉटन डस्ट की वजह से होता है, बिल्कुल सही डिजीज़ है, एक लंग डिजीज़ है। आगे एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी और मैं करवाऊँगी अभी। फिर थर्ड है नोक नी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट्स की वजह से, बिल्कुल गलत बात है भाई, ये नाइट्रेट्स की वजह से नहीं होता ये। फिर है मेथेमोग्लोबिनीमिया, ये फ्लोराइड्स की वजह से दे रखा है, नहीं भाई फ्लोराइड्स की वजह से नहीं होता ये। तो अपना करेक्ट कौन सा है, ए और बी करेक्ट है इसका, ठीक है। 4th ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो अभी इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो भाई, नोकनी सिंड्रोम जो होता है ना, क्या होता है जब हम सीधे खड़े हैं लेकिन हमारे घुटने तभी भी आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। नीज एंगल इनवर्ड एंड टच ईच अदर, बेशक हम सीधे, हमारी लेग्स बिल्कुल सीधे हैं लेकिन नीज आपस में टच कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नोक नी सिंड्रोम। ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलती है और इसका कॉज क्या है, रिकेट्स, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी उससे होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, नोक नी सिंड्रोम नाइट्रेट्स की वजह से, नहीं भाई ये गलत है, इसलिए ये जो लाइन है वो गलत है। फिर है मेथेमोग्लोबिनीमिया, जो अब नॉर्मल प्रोडक्शन होने लग जाता है मेथेमोग्लोबिन का, ठीक है, जो इसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है, इसी को मेथेमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं, ठीक है। इसका कॉज है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, इसी की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, मेथेमोग्लोबिनीमिया का कॉज फ्लोराइड्स, नहीं भाई, इसीलिए ये 4th स्टेटमेंट भी गलत है। और फ्लोराइड्स की वजह से फ्लोरोसिस होता है, जो एक टीथ का डिजीज़ है, अपने दांतों का डिजीज़ है, ठीक है। तो ये 3rd एंड 4th स्टेटमेंट अपनी गलत होगी। और ए और बी जो मीनामाटा डिजीज़ है और बायसिनोसिस, ये दोनों सही दे रखे हैं, इनका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया थोड़ा। देखिए, जो मीनामाटा डिजीज़ है ना, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से होता है। इसका कोज है बायोमैग्निफिकेशन। देखिए, जो ट्रॉफिक लेवल पे कोई जो
ये पॉइजनिंग सब्सटेंस है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, ये इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती चली जाती है। जैसे एक फ़िश को दूसरी बड़ी वाली फ़िश ने खाया, उस बड़ी वाली फ़िश को ह्यूमन बींग्स ने खा लिया, तो इस कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। और मीनामाटा डिजीज़ मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से होता है, ठीक है। अब है बायसिनोसिस डिजीज़। ये ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ होता है, फेफड़ों का डिजीज़ होता है ये। जैसे फैक्ट्री वगैरह में, जैसे कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री वगैरह है ना, इसमें छोटे छोटे स्ट्रैंड्स कॉटन के उड़ते रहते हैं और जो हमें दिखाई नहीं देते, वो सांस के साथ, हवा के साथ हमारे फेफड़ों में जमा होने लग जाते हैं, ठीक है। इसी की वजह से ये डिजीज़ होता है, ठीक है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है जो कि कॉटन फाइबर वगैरह से होता है, ठीक है। तो अपन ने चारों ऑप्शन इसके देख लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचमंड लैंग इफेक्ट इज़ एसोसिएटेड विद। तो ये क्या होता है, डिलेइंग ऑफ सेनिसेंस को दिखाता है, ठीक है। ये याद करने का क्वेश्चन था। और इसके जो बाकी ऑप्शंस है, जैसे डोरमेंसी ऑफ सीड, लीफ अरेंजमेंट, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी रिचमंड लैंग इफेक्ट को। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या है? इट इज़ द डिले ऑफ सेनिसेंस इन डिटैच्ड लीव्स और प्लांट टिश्यूज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो कि सेनिसेंस को डिले करता है, ठीक है। सेनिसेंस यानी एजिंग, बुढ़ापा, ठीक है, इसको डिले करता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी इफ़ेक्ट को बोलते हैं रिचमंड लैंग इफ़ेक्ट। तो अपना ये क्लियर हो गया, ठीक है। अपना अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? लीफ अरेंजमेंट। लीफ अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है। और फ्लावर अरेंजमेंट जो होती है उसको बोलते हैं इनफ्लोरिसेंस, ठीक है। और सीड डोरमेंसी क्या है? सीड डोरमेंसी इज टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन वायबल सीड्स। सीड्स के अंदर जो ग्रोथ है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो पॉज हो जाती है, इसी को सीड डोरमेंसी बोलते हैं। ये हमारे लिए थोड़ी फ़ायदेमंद भी होती है, क्योंकि जैसे हम अनाज वगैरह सेव करते हैं ना, घर में स्टोर करते हैं, अगर सीड डोरमेंसी ही नहीं होगी तो वो तो वहीं जर्मिनेशन करना शुरू कर देंगे। तो सीड डोरमेंसी होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे गेहूँ, चना, ये जो हम घर पे स्टोर करते हैं ना, ये डोरमेंसी की कंडीशन में है, ये अभी जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है सीड डोरमेंसी की। तो आपको सारी जो टर्म्स हैं आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए वापस क्वेश्चन पे। तो रिचमंड लैंग इफेक्ट इज़ एसोसिएटेड विद डिलेइंग ऑफ सेनिसेंस। और जो बाकी ऑप्शंस थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज कोडेड बाय ओनली वन कोडोन। तो जो अमीनो एसिड सिर्फ एक कोडोन से कोड किए जाते हैं वो हैं ट्रिप्टोफैन एंड मैथियोनिन, ठीक है। बाकी एक से ज़्यादा कोडोन्स के द्वारा कोड किए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ट्रिप्टोफैन जो कि कोड किया जाता है UGG एंड मैथियोनिन जिसको स्टार्ट कोडोन भी बोलते हैं, ये कोड किया जाता है AUG, ठीक है। तो ये दोनों ही अमीनो एसिड सिर्फ एक ही, इनका कोडोन सिर्फ एक ही है, एक एक कोडोन से ही कोड किए जाते हैं। बाकी अपने ऑप्शंस हैं सीरीन, ये कोड किया जाता है 6 कोडोन से। इसके कोडोन्स हैं UCU, UCC, UCA, UCG एंड AGU और AGC। देखिए ये टेबल अपनी NCERT में दे रखी है अमीनो एसिड की, लेकिन इसको याद करना ना थोड़ा टफ है। जैसे मैं काफ़ी बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ इसमें से भूल जाती हूँ। तो UC अपन सीरीन का कैसे याद करेंगे? एक UC वर्ड पकड़ लो सीरीन का, UC के बाद AUGC, एक एक बार करके लगा दो। UC के बाद पहले लगाओ A, UCA बन गया कोडोन एक। फिर UCA के बाद UCG, फिर UCC, UCU, AUGC लगा देना है बस इसके पीछे। 4 तो अपने ऐसे याद हो गए। फिर है AGU और AGC, ये अपने को ऐसे याद करना है, ठीक है। बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना तो ही हमें ये याद होएगी, ठीक है। ऐसे 1-2 बार करने से नहीं हो रही, मेरे से भी नहीं हो रही,
पर मैं इसको हमेशा रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ, क्या पता एक दिन हो ही जाए, मेहनत करेंगे तो क्या पता हो ही जाए एक दिन, है ना। तो नेक्स्ट अपना ऑप्शन है वैलिन। ये कोडेड बाय 4 कोडोन्स। वैलिन को 4 कोडोन्स कोड करते हैं। GU पकड़ लो इसका एक, ठीक है। GU के बाद पहले तो लगा दो UCAG, पहले लगा दो GU के बाद GU बन गया, फिर लगाओ C, फिर GUC बन गया, फिर लगाओ GUA, इसके बाद A लगाना, GUA बन गया, फिर लगाना G, फिर GUG बन गया, ठीक है। ये चारों कोडोन बन गए वैलिन के लिए। अब है ग्लाइसिन। ये कोड किया जाता है 4 कोडोन्स के द्वारा। इस ग्लाइसिन G से शुरू है, तो इसका भी पकड़ लो GG के बाद एक बार A लगा दो, एक बार U, एक बार C, एक बार G, ठीक है। ग्लाइसिन के चारों कोडोन बन गए। इसको ऐसे याद करना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है सिर्फ जो कि एक ही कोडोन के द्वारा कोड किया जाता है, वो है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। फिर 105 का क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, अमाउंट ऑफ बायोमास किसी ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होता है ना, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल NCERT की लाइन उठा के छाप रखी है। और इसकी बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी एनालाइज कर लेते हैं, जैसे स्टैंडिंग स्टेट, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी स्टैंडिंग क्रॉप को। देखो भाई, ये है NCERT का फ़ोटो खींच रखा है। सबसे ऊपर देखो, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ ए सर्टन मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट ए पार्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज ए स्टैंडिंग क्रॉप। आगे डेफिनेशन बिल्कुल सही। लिविंग मटेरियल का जो भी मास है उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको बायोमास बोलते हैं, और द नंबर इन ए यूनिट एरिया, ठीक है। देखो बिल्कुल ऐसी ऐसी छाप रखी हुई लाइन, ऐसे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं अपने NCERT से। फिर है अपनी स्टैंडिंग स्टेट भी दे रखा था, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम ETC present in the soil at any given time is referred to as standing state, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग स्टेट का हो गया डेफिनेशन। तो स्टैंडिंग क्रॉप तो लिविंग मैटर है, और स्टैंडिंग स्टेट जो है वो मिनरल्स वगैरह हैं, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप यानी लिविंग मैटर के बायोमास के बारे में बात कर रहा है, और स्टैंडिंग स्टेट यानी मिनरल्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया है। फिर है प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दे रखा है ना ऑप्शन में, तो उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना भी ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको प्राइमरी प्रोडक्शन बोला जाता है। और इसका रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन है ना, उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। उसके बाद इसकी यूनिट्स देख ले, यूनिट्स दे रखी हैं जो भी हैं। उसके बाद ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखो भाई, gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है उसको ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। लेकिन जब इसमें से हम जो है रेस्पिरेशन अपना माइनस कर देते हैं ना, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन जाता है, ठीक है। आपको आई होप आपको ये समझ आ गई बात, ठीक है। तो वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। और बाकियों की जो बाकी ऑप्शंस है वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। When solute is added to pure water, the value of water potential,
इसका क्या क्या होएगा, जब सोल्यूट ऐड किया जाता है प्योर वाटर के अंदर तो वाटर पोटेंशियल बिकम्स लेस देन जीरो। इसका ये आंसर आएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। पहले वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन देख लो। वाटर पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इन ए सिस्टम। क्या है वाटर पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट है, ठीक है। इट्स ए मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वाटर इन ए सिस्टम। इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ वाटर विल मूव। ये क्या बताता है कि वाटर जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लीजिए एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। कंटेनर ए के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है या और सोल्यूट कम है। कंटेनर बी के अंदर वाटर पोटेंशियल कम है और सोल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर किसकी तरफ मूव करेगा? हमें पता है कि वाटर तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, तो कंटेनर ए से बी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और सोल्यूट और वाटर पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। जैसे ही हम सोल्यूट ऐड करते हैं ना प्योर वाटर में तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाती है, ठीक है। और प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल है ना हमेशा जीरो होती है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो। तो जीरो से कम होना यानी नेगेटिव की तरफ जाना, ठीक है। इसीलिए तो बोला गया है कि जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं ना वाटर प्योर वाटर में तो इसकी वाटर पोटेंशियल कम हो गई यानी लेस देन जीरो हो गई, क्योंकि प्योर वाटर की तो जीरो थी, अब सोल्यूट ऐड कर दिया तो ये होगी बिकम्स लेस देन जीरो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अपना नेक्स्ट चलते हैं। 107 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से जो डिजीज़ होते हैं ना उनके बारे में बताया गया है। तो डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। बिल्कुल सही बात है भाई। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से होता है, सही बात है ये। अब दूसरा क्या दे रखा है, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसका क्रोमोसोम दे रखा है XXY, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्रोमोसोम इसमें अब नॉर्मलिटी होती है और ये XXY होता है। तो टर्नर सिंड्रोम दे रखा है XO, ठीक है। इसके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं XO, यानी एक X क्रोमोसोम एब्सेंट है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, ठीक है। अब थोड़ा इस बात को समझो भाई। जो ट्राइसोमी का है ना तो ये 21 का की वजह से तो डाउन सिंड्रोम हो गया, लेकिन कुछ अदर क्रोमोसोम भी हैं जिनकी ट्राइसोमी की वजह से डिजीज़ होते हैं, तो वो देख लेते हैं। जो ट्राइसोमी ऑफ 21 होता है ना उसकी वजह से तो डाउन सिंड्रोम हो गया। ट्राइसोमी ऑफ 18 की वजह से होगा एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। और ट्राइसोमी ऑफ 13 की वजह से है पटाउ सिंड्रोम। तो अब की बार तो 21 का दे दिया, क्या पता नेक्स्ट एच में 18 और 13 वगैरह का कुछ दे दे, तो हमें थोड़ा ये एक्सप्लोर करके चलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इससे रिलेटेड हमें पढ़ के चलना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ, ठीक है। जो टर्नर का सिंड्रोम होता है ना वो फीमेल में होता है, क्योंकि आपने देखा इसके पास XO क्रोमोसोम है, यानी एक X कम्प्लीटली लॉस्ट है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए जेनेटिक कंडीशन इन फीमेल कॉज्ड बाय कंप्लीट और पार्शियल अब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम, ठीक है। और इसमें ना एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टर्नर सिंड्रोम किस में होता है। तो टर्नर सिंड्रोम तो होता है फीमेल में क्योंकि एक X अब्सेंट है, ठीक है, XO कंडीशन है। और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है मेल में, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक X ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इनका जो भी क्रोमोसोम इनके पास है उनको याद करना है, ये मेल में होता है या फीमेल में, ये याद करना है भाई। DSSP वगैरह में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी NCERT बेस्ड एग्जामिनेशन है ना, चाहे कोई भी है, KVS है, DSSB है, HTET है, CTET है, तो ये ना आपस में इनके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि NCERT बेस्ड है ना, सिलेबस वही है, तो हमें इन सब के क्वेश्चन भी करने चाहिए। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसका PYQs, उसके बाद हम उनके PYQ भी सोल्व करेंगे। जो DSSB और क्या बोलते हैं उसको KVS है ना, उनके PYQs भी सोल्व करेंगे। पर थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि हमें भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वीडियो बनाने से पहले सोचना पड़ता है बच्चे देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 108 का क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और मोलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब पार्टिकल्स है ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब ये तो इस डिफ्यूज़न की तो इसने खुद ही एक्सप्लेनेशन दे दी, और जो बाकी ऑप्शंस है गटेशन, ऑस्मोसिस और इम्बाइबिशन, इनकी ओर अपन देख लेते हैं। तो पहले है गटेशन, एक्सुडेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स। देखिए आपने कभी ना जब आप सुबह सुबह बाहर घूमने जाते हो तो घास वगैरह के पत्तों से ना वाटर ड्रॉपलेट्स को टपकते हुए देखा होगा। तो वो क्या है गटेशन है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में तो वाटर जब बाहर निकलता है ना वो वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, हमें दिखता नहीं है। लेकिन जो गटेशन है ना उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसको हम अच्छे से देख पाते हैं। और जो जिन स्पेशल स्ट्रक्चर से ये प्रोसेस होती है ना उसको बोलते हैं हाइडाथोड्स, ठीक है। और इसका कोज क्या है? इसका कोज है रूट प्रेशर। देखिए रात में क्या होता है कि जो ट्रांसपिरेशन तो नहीं हो रहा क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं, और प्लांट्स की रूट जो है वो एक्टिवली वाटर अब्जॉर्प्शन कर रही हैं सॉइल से, तो वाटर तो आता जा रहा है लेकिन ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा, तो एक रूट प्रेशर क्रिएट हो गया। तो इसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना वो प्लांट से बाहर निकलने लग जाती हैं, ठीक है, लीफ वगैरह की टिप से। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन, और इसकी स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है, उसको बोलते हैं हाइडाथोड्स, ठीक है। अब है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू ए लोअर वाटर पोटेंशियल। इसका भी मूवमेंट हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। मान लीजिए एक बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरफ है वाटर जिसकी वाटर पोटेंशियल हाई है और दूसरी तरफ है ऐसा वाटर जिसकी वाटर पोटेंशियल लो है। तो जो वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना ऑप्शन था इम्बाइबिशन। तो इसमें क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सॉलिड्स लाइक सीड्स, वुड्स दैट कॉजेज स्वेलिंग। तो आपने देखा होगा जब हम सीड्स वगैरह को पानी में भिगो देते हैं तो वो स्वेल कर जाते हैं, और बारिश के दिनों में जो लकड़ी होती है ना, जैसे अपने दरवाजे वगैरह हैं, तो बारिश के दिनों में वो फूल जाते हैं, हमें बंद करने में दिक्कत होती है ना, अच्छे से बंद भी नहीं हो पाते। तो ये क्या प्रोसेस है? ये इम्बाइबिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। तो नेक्स्ट अपना चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For the Mn blood group system, the frequency of M and N alleles are 0.6 and 0.4 respectively. The expected frequency of Mn blood group pairing individual is likely to be. देखिए ये क्वेश्चन अपना इवोल्यूशन से, जो हार्डी-वियनबर्ग इक्विलिब्रियम है उसमें एक हार्डी-वियनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है, तो उसका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना नेट, जो अपन CSIR नेट देते हैं ना उसका एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए अब HTET में भी आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको बहुत अच्छे से करना है। तो अपना सॉल्यूशन पे चलते हैं, लेकिन पहले ये जो है ना NCERT का है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो यहाँ पर एलील A और कैपिटल A और स्मॉल a दिखा रखा है ना, वो वहाँ पर P और Q है। सॉरी, जो यहाँ पर M और N दिखा रखा है ना, तो यहाँ पर ये कैपिटल A और स्मॉल a ऐसे लेके चलना है, बस ये थोड़ा नाम चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। इन अ डिप्लॉयड P and Q represent the frequency of allele A and allele small a. The frequency of a individual of a population is simply P square. देखिए वहाँ पर एक की फ्रीक्वेंसी 0.6 दे रखी है ना, तो वो डिप्लॉयड में उसका स्क्वायर हो जाएगी, तो 0.6 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.36, ठीक है। वो आगे एक्सप्लेन करूँगी मैं, पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं।
फिर ये जो मैंने बॉक्स के अंदर दिखा रखा है ना, ये हार्डी वियनबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, पी स्क्वेयर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर। तो पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर तो हम उनका स्क्वेयर करके, फ्रीक्वेंसी का स्क्वेयर करके निकाल ही लेंगे। और यहाँ पर 2pq पूछा है, mn पूछा है ना, तो 2pq हमें निकालना है। ठीक है, तो आप चलते देखिए कैसे निकालना है। तो m की दे रखी थी फ्रीक्वेंसी 0.6, तो m डिप्लॉयड में इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 0.36, 0.6 का स्क्वायर 0.36। n की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 0.4, तो n जब ये डिप्लॉयड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.16। ठीक है, और हमसे mn पूछा है यानी 2pq पूछा है, तो 2 इंटू में 0.6 इंटू में 0.4, तो ये 0.8 हो गया यानी 48%। ठीक है, ये आपको अगर ये समझ नहीं आया ना तो एक बार एनसीईआरटी खोल के थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है, आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। ये तो हार्डी वियनबर्ग इक्विलिब्रियम है। जब एक एक की फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो जब हम डिप्लॉयड में करते हैं तो उसको स्क्वेयर कर लेते हैं, और जब हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी हमें निकालने को दी जाती है तो 2pq का फॉर्मूला लगा देते हैं। बस इतना ही है इसमें। ठीक है, तो ये हार्डी वियनबर्ग इम्पोर्टेंट है भाई, ये अपना पढ़ लेना। तो इसीलिए इसका आ गया 48% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एक्ट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो जो एम्ब्रियोसेक का जो एग अपरेटिस होता है ना जिसके अंदर, तो उसका बता रखा है भाई। ठीक है, तो ये 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है। ये नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन है, पता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे ही, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी का पढ़ो ये थोड़ा सा। देयर इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के अंदर एक सेल का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। 3 cells are grouped together at micropylar end and constitute the egg apparatus। 3 सेल तो एग apparatus की होगी, जिसमें से 2 तो सिनर्जिड्स होगी और 1 एग हो गया। ठीक है, 2 सिनर्जिड और 1 एग, तो ये 3 सेल होगी। और बीच में हो गया है 2 पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन वो एक लार्ज सेल है, सेल सिर्फ एक है, उसके अंदर न्यूक्लियाई 2 हैं। ठीक है, फिर जो चैलेजल एंड है उसके पास होगी 3 एंटीपोडल्स। ठीक है, तो 3 एंटीपोडल्स, 3 एग सेल्स एग अपरेटिस की, और एक बीच में सेल जो पोलर न्यूक्लियाई कहते जो जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई है। तो 7 सेल हो गए, लेकिन न्यूक्लियस 8 हो गए। थोड़ा से अच्छे से समझाऊंगी, ये देखो एनसीईआरटी का ही एग एम्ब्रियोसेक दे रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ऊपर है चैलेजल एंड, नीचे है माइक्रोपाइलर एंड। चैलेजल एंड के पास 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, 3 सेल हैं, 3 ही न्यूक्लियस है। ठीक है, बीच में एक लार्ज सेल है, ये सेल एक है लेकिन न्यूक्लियाई 2 हैं। ठीक है, और नीचे है सिनर्जिड्स, 2 तो सिनर्जिड्स हैं और 1 एग है। ठीक है, तो 3 3 6 और 2 8, 8 तो न्यूक्लियाई हो गए और 7 सेल होगी। अब ये जो बीच वाली है ना पोलर न्यूक्लियाई जिसके अंदर है सेल के अंदर, वो सेल एक ही है लेकिन न्यूक्लियाई 2 हैं, इसीलिए तो है ये 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। ठीक है, आपको ये डायग्राम मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए ये 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड है। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ठीक है, समझ आ गया। तो ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप सबको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे। समझ नहीं आए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। कोई आप अपना सजेशन देना चाहते हो या फिर समझाते टाइम, पेपर सोल्व कराते टाइम मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, वो मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, देखिए हम टीचर्स हैं, हमसे भी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं, आपका काम है बताना। ठीक है, आपको बताना है कि कहाँ पे गलती हुई है और सजेशंस भी देने हैं। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट भी करना है भाई इस चैनल को, नहीं तो ये सीरीज़ भाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।